प्रिय छात्रों, अब हम देखते हैं डेटर्स टर्नओवर रेशो या देनदार आवर्त अनुपात। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि यह अनुपात क्यों निकाला जाता है। यह अनुपात देनदारों की वसूली का गुणात्मक विश्लेषण करने के लिए ज्ञात किया जाता है। इसमें संस्था के कुल देनदारों तथा शुद्ध उधार विक्रय में संबंध स्थापित करके यह ज्ञात किया जाता है कि विक्रय का कितना भाग देनदारों के रूप में अभी भी संग्रह करना शेष रह गया है। और इस अनुपात को ज्ञात करने का फॉर्मूला है, ये देख, डेटर्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल्स टू नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाई एवरेज रिसीवेबल्स। और रिसीवेबल से आशय है डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल, और एवरेज रिसीवेबल्स हम निकालते हैं ओपनिंग डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल डिवाइडेड बाई 2। यदि शुद्ध उधार विक्रय की राशि ज्ञात नहीं होती है तो कभी कभी यह अनुपात कुल शुद्ध विक्रय के आधार पर भी ज्ञात किया जा सकता है। ऐसा तभी किया जाना चाहिए जबकि नकद विक्रय की राशि नगण्य हो और वर्ष के प्रारंभ व अंत में देनदारों तथा उधार विक्रय संबंधी आंकड़े उपलब्ध नहीं हो। तो कुल शुद्ध विक्रय में वर्ष के अंत में देनदारों से इस अनुपात की गणना किस प्रकार से की जाएगी, इसका फॉर्मूला है डेटर्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल्स टू नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाई क्लोजिंग रिसीवेबल्स। यह तभी हमें यूज़ करना है जबकि शुद्ध उधार विक्रय की राशि ज्ञात न हो। अब हम देखते हैं औसत संग्रह अवधि, एवरेज कलेक्शन पीरियड। यह अवधि बताती है कि देनदारों से धन संग्रह या वसूली का औसत समय कितना है। औसत वसूली अवधि ज्ञात करने के लिए व्यापारिक प्राप्तियों यानी ट्रेड रिसीवेबल में औसत दैनिक उधार विक्रय का भाग देना होता है, और इसका फॉर्मूला होता है एवरेज कलेक्शन पीरियड इज इक्वल्स टू एवरेज रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाई क्रेडिट सेल्स फॉर द ईयर इनटू नंबर ऑफ मंथ्स और डेज इन अ ईयर। और इसका दूसरा फॉर्मूला है एवरेज कलेक्शन पीरियड इज इक्वल्स टू मंथ्स और डेज इन अ ईयर डिवाइडेड बाई डेटर्स टर्नओवर रेशियो। और रिसीवेबल का मतलब मैंने अभी आपको बताया, डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। अब प्रायः देखा जाता है कि विश्लेषकों को उधार विक्रय के आंकड़े प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि क्रेडिट सेल्स का यूज़ किया जाता है और इसके आंकड़े उधार विक्रय के आंकड़े प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि ये वित्तीय विवरणों में अलग से नहीं दिखाया जाता है कि क्रेडिट सेल्स इतनी है। तो इस स्थिति में उधार विक्रय के स्थान पर शुद्ध विक्रय के आंकड़ों का ही प्रयोग करते हैं। अब हम देखते हैं कि इस रेशियो का क्या महत्व है। औसत संग्रहण अवधि की संस्था की वास्तविक उधार की शर्तों व नीतियों के साथ तुलना करके ऋण संग्रह में कुशलता की जांच की जा सकती है। इस संबंध में सामान्यतः मान्यता यह होती है कि साधारण औसत अवधि विक्रय शर्तों में वर्णित शुद्ध वसूली अवधि के 4/3 भाग अर्थात 1 + 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि औसत संग्रहण अवधि 4/3 अर्थात 1 + 1/3 से अधिक होती है तो यह ऋण संग्रह में प्रबंध की लापरवाही तथा अकुशलता या उधार की शर्तों में अधिक उदारता का सूचक होता है, और व्यवसाय में ऋणों की वसूली में देरी डूबत ऋणों में वृद्धि की संभावना का सूचक माना जाता है। अब हम देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल। ये दिया हुआ है कि निम्न सूचना से डेटर्स टर्नओवर रेशियो और एवरेज कलेक्शन पीरियड की गणना कीजिए। इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है टोटल ग्रॉस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इंक्लूडेड इन द अबव है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रिटर्न्स, डेटर्स दिए हुए हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग,
बिल्स रिसीवेबल दिया हुआ है 31/3/2016 को, और क्लोजिंग भी दिया हुआ है, और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स दिया हुआ है 31/3/2017 को। तो देखिए हम किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं डेटर्स टर्नओवर रेशो। जैसा कि अभी अपने ऊपर देखा कि फॉर्मूला है डेटर्स टर्नओवर रेशो का, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाई एवरेज रिसीवेबल। तो सबसे पहले देखें नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितनी है। इसके लिए हम देखते हैं टोटल ग्रॉस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है हमें 5 लाख, और कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया हुआ है 1,80,000, और इसके अलावा ये दिया हुआ है रिटर्न्स दिया हुआ है 28,000। तो इसको माइनस कर देंगे। तो इस प्रकार से 5 लाख में से 1,80,000 तो हमने ये माइनस कर दिए, जो कि कैश रेवेन्यू है, जो कि ऊपर शामिल था 5 लाख में, और ये रिटर्न्स 28,000 इसको शामिल कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इस प्रकार से आएगा 2,92,000। ये हम 2,92,000 लिखेंगे। इसके बाद निकालना है हमें एवरेज रिसीवेबल्स, और एवरेज रिसीवेबल्स हम किस प्रकार से निकालते हैं, ये देखिए एवरेज रिसीवेबल्स इस प्रकार से निकाला हुआ है। ओपनिंग बैलेंस लिया हुआ होगा डेटर्स का और बिल्स रिसीवेबल का 36,000 प्लस ये 24,000 है क्लोजिंग बैलेंस, और ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 36,000 प्लस 24,000 प्लस 10,000 प्लस 20,000 ये बिल्स रिसीवेबल का। इन दोनों को प्लस करने के बाद डिवाइडेड बाई 2, तो ये आता है 45,000 हो गया एवरेज रिसीवेबल्स। तो इस प्रकार से हमने कैलकुलेट किया, ये देखिए तो आता है 6.49 टाइम्स। ये हमारा आया डेटर्स टर्नओवर रेशो 6.49 टाइम्स। इस प्रकार से अब हम निकालेंगे एवरेज कलेक्शन पीरियड, और इसका फॉर्मूला है एवरेज रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाई नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 365, और एवरेज रिसीवेबल्स हमने ऊपर निकाला था 45,000, और नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था 2,92,000 जो कि ऊपर निकाला है इनटू 365। तो ये आता है हमारा 56.25 और 57 डेज। तो इस प्रकार से हम डेटर्स टर्नओवर रेशो और एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे लेनदार आवर्त अनुपात या क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो। जिस प्रकार से हम डेटर टर्नओवर रेशो निकालते हैं, इसी प्रकार से क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो भी निकालते हैं। और इसमें हम देखते हैं कि उधार क्रय एवं व्यापारिक लेनदारों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए हम ये क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो निकालते हैं, और यह अनुपात उधार क्रय के भुगतान में लगने वाले समय को बताता है। इसकी गणना किस प्रकार से की जाती है, इसका फॉर्मूला है नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाई एवरेज पेबल्स या नेट परचेजेस डिवाइडेड बाई क्लोजिंग पेबल्स। और एवरेज पेबल से क्या आशा है, ओपनिंग क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल डिवाइडेड बाई 2। अगर लेनदार आवर्त अनुपात ऊंचा है तो यह शीघ्र भुगतानों को प्रदर्शित करता है, और जबकि अगर ये नीचा है तो यह भुगतानों में देरी को प्रदर्शित करता है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि ऊंचा अनुपात कम साख की उपलब्धता तथा नीचा अनुपात अधिक साख की उपलब्धता को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार से जैसे हमने एवरेज कलेक्शन पीरियड निकाला था, इसी प्रकार से एवरेज क्रेडिट पीरियड या एवरेज पेमेंट पीरियड भी निकाला जाता है, और इसका फार्मूला होता है एवरेज पेबल्स इनटू नंबर ऑफ मंथ्स और डेज इन ए ईयर डिवाइडेड बाई क्रेडिट परचेज फॉर द ईयर, और दूसरा फार्मूला है मंथ्स और डेज इन ए ईयर डिवाइडेड बाई क्रेडिटर्स टर्नओवर। इसका भी हम एक एग्जांपल देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक व्यापारी नगद एवं उधार दोनों प्रकार के माल का क्रय करता है। 31 मार्च 2017 को उसकी लेखा पुस्तकों में निम्न विवरण प्राप्त किए गए।
यहाँ पे टोटल परचेजेस दिया हुआ है, कैश परचेजेस, परचेज रिटर्न्स, क्रेडिटर्स एट द एंड, बिल्स पेबल एट द एंड और रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। और हमें कहा गया है कि कैलकुलेट क्रेडिटर्स टर्नओवर एंड एवरेज पेमेंट पीरियड। तो देखिए किस प्रकार से निकालेंगे। सबसे पहले निकालते हैं क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, जिसमें हमने फार्मूला देखा था कि नेट क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाई पेबल्स, इसका फार्मूला होता है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे नेट क्रेडिट परचेजेस। नेट क्रेडिट परचेज किस प्रकार से निकालते हैं, ऊपर हमें दिया हुआ है टोटल परचेजेस 6 लाख, इसमें से हम कैश परचेजेस माइनस करेंगे और परचेज रिटर्न माइनस करेंगे। तो कैश परचेज है 1,30,000 और परचेज रिटर्न है 51,000, इसको माइनस करने पर आया 4,19,000। तो ये नेट क्रेडिट परचेज हुई 4,19,000। और पेबल्स से आशा है क्रेडिटर्स पर प्लस बिल्स पेबल से। क्रेडिटर्स है 1 लाख के और बिल्स पेबल है 60,000 के। तो इस प्रकार से 1,60,000 टोटल आया। तो ये अनुपात आता है 2.62 टाइम्स। अब हम देखते हैं कि एवरेज पेमेंट पीरियड किस प्रकार से निकालते हैं। इसका फॉर्मूला है पेबल्स डिवाइडेड बाई नेट क्रेडिट परचेजेस इंटू 365। देखिए हमने ऊपर निकाला था 1,60,000 डिवाइडेड बाई 4,19,000 इंटू 365। ये आया 139.38 डेज। तो इस प्रकार से ये आया एवरेज पेमेंट पीरियड है 139.38 डेज। तो इस प्रकार से ये हमने आज देखा कि डेटर्स टर्नओवर रेशियो और क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो कैसे निकाला जाता है। इसके आप और एग्जाम्पल कीजिए और क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।